गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे समास। सबसे पहले हम समास की परिभाषा को जानते हैं। समास शब्द संस्कृत धातु अस में सम उपसर्ग जोड़कर निर्मित हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय हम पहले भी कर चुके हैं। अब अस धातु का अर्थ है संक्षेप करना। धातु धातु मतलब होती क्रिया शब्द। इस तरह समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को अपने व्यक्ति चिन्हों या अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है, उन शब्दों को मिलाने की विधि को ही समास कहते हैं। उन शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। कुछ एक उदाहरण हम देख लेते हैं। राजा का कुमार, राजकुमार। तो इसमें अब क्या हुआ, राजा का कुमार, तो इसमें का विभक्ति का लोप हो गया और नया शब्द हमारा बना राजकुमार। तो जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो जो एक नया शब्द जुड़ करके मिलता है उसे हम समस्त पद बोलते हैं। उससे पहले दो पद थे हमारे पास, जिसमें से एक को पूर्व पद और एक को उत्तर पद कहा जाएगा, और बाद में जो एक नया शब्द मिलकर के बनता है उसे हम समस्त पद कहेंगे। अब हम देखते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र ही हम दोबारा ले लेते हैं तो उसको विग्रह करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, राजा का पुत्र। और ये विग्रह करना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप समास का विग्रह कीजिए और उसको बताइए कि कौन सा समास है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। अब पहला समास है हमारा तत्पुरुष समास। इसके 2-3 उदाहरण हम देख लेते हैं। सेना नायक, सेना का नायक। राह खर्च, राह के लिए खर्च। रेखांकित, रेखा से अंकित। अब सेना नायक, राह खर्च, रेखांकित शब्दों में दूसरा पद प्रधान है। जैसे सेना नायक, तो पहला पद है सेना, दूसरा पद है नायक। अब कैसे पता चलेगा कि दूसरा पद प्रधान है। सेना नायक को हम देखते हैं तो सेना नायक सेना का नहीं नायक का बोध करा रहा है। इसे सेना के बारे में ज़्यादा पता नहीं लग रहा है, नायक के बारे में पता लग रहा है कि नायक किसका है, सेना का। राह के लिए खर्च में राह नहीं खर्च मुख्य है। इसी तरह से रेखांकित, तो इसमें रेखा नहीं अंकित की ओर संकेत ज़्यादा किया जा रहा है। तो इसमें एक पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, और दूसरा पद जो है वो गौण हो जाता है। तो इसमें प्रधान कौन सा हुआ, दूसरा पद, और पहला पद क्या हो गया, गौण हो गया। तो ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अब हम तत्पुरुष समास को देखते हैं कि एग्जाम में, परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, कैसे इसके उदाहरण होंगे। तो आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो ये जो विभक्तियाँ होती हैं तत्पुरुष समास में, आप वो याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता ने। तो इसमें कर्ता का समास नहीं आएगा। दूसरा को कारक होता है हमारा कर्म कारक। तो कर्म को, उसकी विभक्ति क्या होती है, को विभक्ति होती है। तो जहाँ पहले पद में कर्म कारक विभक्ति को का लोप हो जाता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। 2-3 उदाहरण हम देख लेंगे। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मरणासन, मरण को आसन, जो मृत्यु के नज़दीक पहुँच गया हो। गिरहकट, गिरह को काटने वाला। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। तो इसमें को व्यक्ति का लोप हो रहा है। इसी तरह से जब हम कर्ण तत्पुरुष की बात करेंगे तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो से या द्वारा विभक्ति जो होती है वो इसमें इसका लोप हो जाता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। तो से या द्वारा विभक्ति का जहाँ लोप होगा वो हमारा कर्ण तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं।
उसके बाद हमारा आता है संप्रदान तत्पुरुष। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। देखिए, संप्रदान तत्पुरुष, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इसमें के लिए व्यक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे डाक गाड़ी है तो डाक के लिए गाड़ी, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, राह के लिए खर्च, सभा भवन सभा के लिए भवन, जेब घड़ी जेब के लिए घड़ी। आगे हमारा आता है अपादान तत्पुरुष, धनहीन धन से हीन। अच्छा, इसमें देखेंगे कारक में भी पहले बताया जाता है कि आपको कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो वहाँ पे कर्ण से का मतलब होता है साथ या द्वारा, और अपादान से जब आता है तो यहाँ पे अपादान से का मतलब होता है जुदाई, किसी चीज़ से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, ठीक है। और चाकू से सेब काटा गया, तो अब यहाँ पे चाकू जो है अलग नहीं हो रहा है, अलग होने का भाव नहीं आ रहा है, तो साथ का भाव आ रहा है द्वारा, कि चाकू द्वारा सेब काटा गया, तो वो से जो होगा वो कर्ण होगा। तो इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है जब हम इन दोनों समास का अंतर अच्छे से करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो से जुदाई का, अगर अब जुदाई का आभास हो रहा है तो हम अपादान तत्पुरुष लिखेंगे। जैसे धनहीन, तो उसके बाद धन नहीं रहा तो धन से हीन हो गया। जन्म से अंधा जन्मांध, अब उसकी आंखें नहीं है जन्म से, तो जुदाई है। पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, देश निकाला देश से निकाला। हाँ, प्रधान की बात इसमें थी तो ये भी थोड़ा हम देख सकते हैं, यहाँ बताया हुआ है। देखिए, राजपुत्र आया था, राजपुत्री आई थी, तो पुत्र है, दूसरा पद प्रधान है, तो आया था लगा, और यदि हमने पुत्री कर दिया तो आई थी किया। तो जो प्रधान है उसमें यदि हम बदलाव करेंगे तो बाकी हमारी क्रियाओं में भी बदलाव हो रहा है, इसलिए वही प्रधान पद जो हमारा प्रधान माना गया है। अब हम बात करते हैं संबंध। तो संबंध का के की कारक होता है हमारा, अधिकरण में पर होता है, फिर उसके बाद संबोधन होता है, वो इसमें हम नहीं लेंगे। संबंध तत्पुरुष, तो संबंध में का के की होता है, राजा की पुत्री राजपुत्री, प्रेम का सागर प्रेम सागर, भूदान भू का दान इत्यादि। अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण में पर व्यक्ति का लोप हो जाएगा, आप पर बीती आप बीती, कार्य में कुशल कार्य कुशल, ये आप देख सकते हैं। अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में बाद का शब्द उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें विशेषण विशेष्य, एक शब्द विशेषण होगा और दूसरा होगा विशेष्य, इसका संबंध होगा। दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है। कर्मधारय समास के निम्नलिखित उदाहरण हैं। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। सद धर्म सत धर्म, सत्य है जो धर्म, पीताम्बर पीत अंबर, पीला है जो अंबर या पीत है जो वस्त्र, नीलकंठ नीला है जो कंठ। तो विशेषण विशेष्य के संबंध वाले उदाहरण थे ये। उसके बाद हम देखते हैं उपमान और उपमेय। ये जब हम अलंकार करेंगे, ये समास जो है सभी क्लासेस में इनका ज्ञान होना ज़रूरी होता है, लेकिन मुख्यतः ये 9th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब उपमान और उपमेय, जैसे कनक लता, तो कनक और लता, कनक के समान लता, जब दो चीज़ों को हम कर रहे हैं आपस में कंपेयर, तुलना की जा रही है, तो उसमें हमारा उपमान और उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उसको हम बोलते हैं उपमान, और जिससे की जाती है वो उपमेय। तो चंद्रमुख, चंद्र माँ के समान मुख। अब देखिए, पहला पद उपमेय तथा दूसरा उपमान। मुख चंद्र, उपमेय मुख है और उपमान है चंद्र। तो जिस की तुलना की जा रही है उसको हम उपमेय बोलते हैं, और जिससे की जा रही है उसको उपमान बोलते हैं। तो चंद्रमा के समान मुख या मुख रूपी चंद्रमा। कर कमल, कर रूपी कमल। अगला समास हमारा द्विगु समास, बड़ा ही आसान समास है ये। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, देखते ही पता लग जाता है। जैसे सतसई, 700 दोहों का समूह, 3 फलों का समूह त्रिफला।
5 वटों का समूह पंचवटी, 3 वेणियों का समूह त्रिवेणी। तो पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है, बड़ा ही आसान है। अगला हमारा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना होकर के, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद, यानी हम कह सकते हैं ना तो पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है, तो कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। जैसे कि मृगलोचन, तो मृग के लोचनों के समान है लोचन जिसके, वो हमारा मृगलोचन हो जाएगा। महान है आत्मा जिसकी, महात्मा। घन के समान श्याम है जो, घनश्याम। श्वेत अंबर वाली श्वेतांबरा सरस्वती होती है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ होता है बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा विष्णु, भगवान विष्णु। 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्रधारी कौन है? भगवान शिव। इसी तरह से 10 हैं आनंद जिसके, दशानन कौन था? रामायण में देखी होगी आपने, वो रावण था। तो नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष निकला था बड़ा भयंकर, उसको पी लिया था और अपने कंठ में ही रोक लिया था, तो उनका कंठ नीला हो गया था, तब से उनको ये उपाधि दी गई है नीलकंठ की। अब कई बार जो है बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विगु समास है। 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु, तो बहुव्रीहि समास है। तो आप जिस तरह से उसका विग्रह करेंगे उसी हिसाब से आप उसको लिखेंगे। जैसे अगर 4 भुजाओं का समूह लिख दिया तो द्विगु समास लिखेंगे उसको, और 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह द्विगु समास कहलाएगा, और 3 है नेत्र जिसके लिखेंगे आप, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो समास के कुछ उदाहरण हैं जिसमें दोनों ये समान रूप से पाए जाते हैं। तो विग्रह पर ध्यान देना होगा आपको। तो कर्मधारय में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा विशेष्य या उपमेय होता है, तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे पीताम्बर में पीत विशेषण है और अंबर विशेष्य है। कमल नयन में कमल उपमेय और उपमान है। परंतु बहुव्रीहि समास में सारा समस्त पद किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। इससे दोनों पदों के अर्थों से अलग अर्थ प्रकट होता है। जैसे ऊपर के दोनों शब्दों को ही लें, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। कमल नयन, कमल के समान नयन हैं जिसके, यानी कि भगवान विष्णु। अब हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। ये भी बड़ा आसान समास है हमारा। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और कोई भी गौण पद नहीं होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें 2 शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधकों और, तथा, या, अथवा, एवं का लोप हो जाता है। माता और पिता, माता पिता। रुपया और पैसा, रुपया पैसा। आज और कल, आजकल। जीवन और मरण, जीवन मरण। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। तो और मुख्यतः आप देखेंगे इनमें जो योजक चिन्ह है, जिसको अंग्रेजी में हम डैश बोल देते हैं, मुख्यतः कई बार वो ज़्यादातर प्रयोग होता है, तो इसको पहचानना भी बड़ा आसान है। अब अगला हमारा जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी शब्द का शाब्दिक अर्थ अवयव हो जाना है। जिस समास में पहला पद अव्यय हो, उसके योग से जो समस्त पद बनेगा उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होता है जिसका व्यय ना हो। अव्यय, व्यय मतलब खर्च होना, तो वो हमारे मुख्यतः क्रिया विशेषण शब्द हो गए जैसे, तो वो अव्यय होते हैं। देखिए, जन्म से लेकर, तो आ जन्म, तो अव्यय क्या है इसमें? आ, तो जन्म से लेकर आ जन्म। बे खटके, तो बे अव्यय है इसके अंदर। कायदे के अनुसार, बाकायदा। भर पेट, यथासंभव, अनजाने, और इसमें पहला पद अव्यय है, तो आप इसमें समझ सकते हैं अव्ययी भाव समास ये हमारा है। अब संधि और समास में अंतर। कई बार हम बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि संधि क्या है और समास क्या है, क्योंकि 2 शब्दों को मिलाते हम संधि में भी हैं और मिला हम समास में भी रहे हैं। तो बच्चों, संधि वर्णों के मेल को कहते हैं, जबकि समास शब्दों के मेल को।
संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में प्राय विभक्ति या अन्य पदों का लोप होता है। और अनेक शब्दों में संधि तथा समास दोनों भी होते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे देखिए देवालय, तो देव जमा आलय, ठीक है। तो आ जमा आ बन गया, तो यहाँ पे संधि हो रही है। इसी तरह से अगर हम समास की बात करें तो जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म प्लस अंध, तो से का लोप हो रहा है। नरेश, नर जमा ईस, तो आ जमा ई, ए बन गया, तो ए की मात्रा आ गई वहाँ पे, तो ये हमारी संधि है। उच्चारण, उत जमा चारण, तो त जमा च, आधा च और पूरा च हो जाएगा। ये हमारी संधि के उदाहरण हैं। जबकि समास में हम जब देखेंगे तो विग्रह करने पर हमें वो मिलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये सारा लिखना है क्या? तो बच्चे हर एक समास का एक एक दो दो उदाहरण, कम से कम मैं तो कहूँगा कि 3 से 4 उदाहरण आप लिख लें, ताकि आपको ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो समझने में। धन्यवाद। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।